बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म किसने दिया है बायोडाइवर्सिटी करके? ये टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया है। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है क्योंकि एक एक ने एक एक बोला है, तो डेफिनेशन बुक में जो दिया है हमने लिया है। इट इज़ अ टर्म टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल organizations which together make a good and healthy environment. And the most important diversities which are considered here are जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? ये टर्म जो बायोडाइवर्सिटी हमने लिया है, ये एक कंबाइंड टर्म हमने लिया है सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस माने क्या? सेल लेवल से स्टार्ट होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, ऐसे जाके फिर इकोसिस्टम्स तक जाता है, ऐसे जाके बायोम्स तक जाता है। तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके हमने टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया, पर इसमें 3 हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। वो क्या क्या है? वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी हम जेनेटिक डाइवर्सिटी माने क्या है देखेंगे। आपको मालूम है जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज shows diversity at genetic level over its distributional area। इसमें क्या बोल रहा है कि अभी हम ये लोवेस्ट लेवल ले रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है क्योंकि आप ही देख सकते हो, अगर एप्पल को ले लो, अगर एप्पल कश्मीर में हुआ है तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। अगर हम यहाँ कहीं नीचे भारत में, साउथ इंडिया में कहीं पे ग्रो किया, कूर्ग वहाँ पे ग्रो किया, तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। तो उसमें थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। पर स्पीशीज क्या है? वो एप्पल ही है। तो ऐसा इसके लिए एग्जाम्पल बुक में क्या दिया है? रवोल्फिया वॉमिटेरिया। ये एक प्लांट है। ये प्लांट से क्या केमिकल मिलता है? रिसरपीन। और वो रिसरपीन हम किसके लिए यूज करते हैं? क्या केमिकल मिलता है? रिसरपाइन। तो ये केमिकल हम बीपी टैबलेट्स रहते हैं ना, जिनको बीपी, उनको देने के लिए ये केमिकल हम यूज करके टैबलेट्स बनाते हैं। पर ये जो केमिकल का पोटेंसी है और उसका स्ट्रेंथ, पोटेंसी माने क्या? उसका स्ट्रेंथ, वो सब कहाँ, वो डिपेंड करता है कहाँ ये प्लांट ग्रो कर रहा है। कुछ एरियाज का प्लांट अच्छे रिसरपाइन बना रहता है उसमें, कुछ एरिया में थोड़ा कम पोटेंसी का रिसरपाइन रहता है। तो ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ऐसा ही जेनेटिक डाइवर्सिटी हम स्ट्रेन्स ऑफ राइस, स्ट्रेन्स ऑफ राइस माने आपको मालूम हुआ होगा चावल का स्ट्रेन्स, वेराइटीज ऑफ मैंगोज, मैंगोज का भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज रहता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, पर स्पीशीज क्या है? मैंगो। तो ये हो गया स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी हम क्या देखेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी देखेंगे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी माने क्या? डाइवर्सिटी है स्पीशीज लेवल में। तो क्या है वो? एग्जाम्पल एम्फीबियन डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे, वहां पे आपको एम्फीबियंस में बहुत ही डाइवर्सिटी मिलता है, बहुत प्रकार के एनिमल्स एम्फीबियंस में ही मिलता है आपको, वही आपको ईस्टर्न घाट्स में नहीं मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम आएंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल मीन्स थोड़ा बड़ा, स्पीशीज से भी बड़ा हो गया। इकोसिस्टम लेवल में एग्जाम्पल इंडिया। क्यों इंडिया? इंडिया में सभी तरह का इकोसिस्टम आप देख सकते हो, चाहे हिमालय टुंड्रा का इकोसिस्टम स्नो में कैसा होता है, अगर आप राजस्थान जाएंगे तो डेजर्ट इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम देख सकते हो, एक्वाटिक में जाए तो एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो सभी प्रकार का इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं इंडिया में, तो इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारे बुक में IUCN का नाम यूज किया गया है। IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो ये लोग क्या करते हैं? यूजुअली ये इकोलॉजी के बारे में सब कुछ ये लोग हैंडल करते हैं, और ये लोग एक रेड बुक, डेटा बुक करके भी बनाते हैं, जिसमें रेड लिस्ट रहता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का लिस्ट रहता है उसमें, वो बाद में हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारे पूरे अर्थ में
धरती के ऊपर कितना प्लांट्स है और कितना एनिमल्स है करके इन्होंने दिया है। यहाँ पे मैंने उनका ये लिखा है 1.5 मिलियन, पर ये बहुत पुराना वाला है। आप करंट वाला माने अभी का कितना है आपको देखना है ये नेट में। नेक्स्ट इन्होंने ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स को भी डिफ्रेंशिएट किया है। इन्होंने IUCN ने बोला है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल में बहुत है, वेरस टेम्परेट में बहुत कम है। और क्या है, जो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन किया है ट्रॉपिकल में, बहुत कम स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। टेम्परेट रीजन में नियरली उन्होंने सभी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। क्यों? क्योंकि स्पीशीज वहाँ है ही कम, तो सभी का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होना मुश्किल हो गया है उनको। तो अब अभी हमको स्पीशीज का नंबर इम्पॉर्टेंट है। हाउ इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ इज एस्टिमेटेड। हमको स्पीशीज का नंबर मालूम होना चाहिए। और हम कैसे एस्टिमेट करते हैं ये स्पीशीज का नंबर कैसे, माने बाय कंपेयरिंग अ स्पीशीज रिच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन। तो क्या किया इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने पूरा दुनिया में कितना स्पीशीज है करने के लिए एक एक को जाके उन्होंने काउंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पीशीज रिच इंसेक्ट्स रहते हैं ना, उसमें एक स्पीशीज रिच ग्रुप को सेलेक्ट किया। कौन सा जगह में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, दे ओपाइन विद दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कम टू कंक्लूजन ऑफ अ ग्रॉस एस्टिमेट। इसका मतलब है इसका रेशियो देख के, कौन का, रिच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज का रेशियो देख के उनको एक आइडिया आया कि अर्थ के ऊपर कितना एनिमल्स है और कितना प्लांट्स है। ऐसा उन्होंने बताया कि टोटल एनिमल और प्लांट्स अर्थ के ऊपर कितना है। ऐसे वाला एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, उसने क्या बोला था, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है करके उसने बोला था। तो अभी हम ग्लोबल डाइवर्सिटी जाएंगे तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में हमने रिकॉर्ड कितना किया, अभी तक हमने 70% एनिमल्स को ढूंढ लिया है और 22% प्लांट्स को ढूंढ लिया है। माने कितना परसेंट एनिमल्स को अभी ढूंढना है हमें, 30%। और प्लांट्स में बहुत सारे को ढूंढना है, ओनली 22% हमने ढूंढा है। ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आपके पेज में टेक्स्ट बुक NCERT 260 फिगर 15.1 को आप देखने का, उसमें आप देख सकते हो कि डाइवर्सिटी कैसा है। लाइक इनवर्टिब्रेट्स में लीजिए, उस डायग्राम में है ग्राफ में, तो आप देख सकते हो कि वहां पे इंसेक्ट्स ज्यादा है उसमें। तो अगर वर्टिब्रेट स्पीशीज लिया तो वहां पे ज्यादा फिशेस है, अगर प्लांट्स लिया तो वहां पे ज्यादा फंगाई है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इनमें से इनको ही किया है। फिर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कहाँ गए, क्यों नहीं किया, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स का डाइवर्सिटी कितना है क्यों नहीं बताया इन्होंने। उसके लिए क्या है रीजन, बैक्टीरिया और इनका तो अभी आपको मालूम हो गया कि उसने क्या बताया है, रीजन इसका दिया है क्यों बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स का क्यों नहीं है हमारे पास एस्टिमेशन। क्योंकि प्रोकैरियोट्स को हम लैब में, कुछ प्रोकैरियोट्स को लैब में ग्रो नहीं कर सकते, कुछ प्रोकैरियोट्स को लैब में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है अगर प्रोकैरियोट्स को ग्रो करना है। तो सोचो आपने ग्रो कर लिया भी, आपने क्या तो करके वो लैब में ग्रो कर लिया, तो भी क्या हो जाता है, वो बहुत सारे हो जाता है, उनका नंबर, स्पीशीज का नंबर मिलियंस में हो जाता है, तब उनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला वाला रीजन क्या हो गया, कुछ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स को हम लैब में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल में आइडेंटिफाई किया तो उनको क्या हो जाता है, स्पीशीज का नंबर बहुत ही ज्यादा आ जाता है, मिलियंस में आ जाता है, तब उनको टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने प्रोकैरियोट्स को उन्होंने नहीं किया। समझ में आया नहीं क्यों प्रोकैरियोट्स को नहीं किया उन्होंने स्टडी, मीन्स कितना है करके।
नेक्स्ट हम जाएंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी माने क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मास एक्सटिंक्शन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मास एक्सटिंक्शंस। मास एक्सटिंक्शंस माने क्या? बहुत सारे स्पीशीज एक ही बार मर जाते हैं। तो ऐसे जब से हमारा अर्थ शुरू हुआ है, मोर देन 3 बिलियन ईयर्स है हमारा अर्थ शुरू होके, तब से कितना ऐसे एक्सटिंक्शंस हुआ है? 5 एपिसोड्स हुआ है ऐसे। अभी हम कौन सा एक्सटिंक्शन में है? 6th एपिसोड में है हम। हमारा अभी 6th एपिसोड का एक्सटिंक्शन चल रहा है, बहुत स्पीशीज मर रहे हैं। इन ये 6th एपिसोड इन 5 एपिसोड से बहुत अलग है। कैसे बहुत अलग है? क्योंकि ये बहुत फास्ट ही स्पीशीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉजेस। ये लॉस के लिए कॉजेस क्या है? लॉस के लिए कॉजेस है इविल क्वार्टेट बोलते हैं। ये चारों को हम क्या बोलते हैं? इविल माने बुरा, क्वार्टेट ये चार। तो अभी देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एक रीजन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक रीजन है, एलियन स्पीशीज इन्वेशंस एक रीजन है, और को एक्सटिंक्शंस एक रीजन है। तो पहले हम हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन को देखेंगे। तो एग्जाम्पल मेनली क्या? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। वो क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वो बहुत सारा है, हमारे दुनिया में बहुत बड़ा है। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? उसको काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, और उनको ग्रासलैंड्स बना के वहां पे बीफ कैटल ग्रो करने के लिए उनको कट कर रहे हैं। तो वो कट करने से क्या हो जाता है? अलग अलग वहां पे बहुत सारा मैमल्स रहते हैं, बहुत सारा बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारा माइग्रेटरी एनिमल्स आते हैं। तो उन सबको इफेक्ट हो जा रहा है। तो जब वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो जो बहुत ही इफेक्ट हो गया वो एक्सटिंक्ट होता जाता है, वो प्लांट और वो एनिमल। तो क्या हो गया? ऐसे कट करने से और ऐसे होने से वो फ्रैगमेंट्स, छोटा छोटा एरियाज को कट हो गए। तो उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। वो लार्ज हैबिटेट्स है, वो ब्रेक होके स्मॉल हैबिटेट्स हो गया, उसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ऐसे होने से क्या हो जाता है? वहां पे वो मैमल्स, बर्ड्स और क्या माइग्रेटरी जो भी आ रहे हैं, उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन माने क्या? किसी भी चीज को बहुत ज्यादा यूज करना, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर ग्रीड। हमारे सुख के लिए हम नेचर से कितना लेना है उतना ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है ग्रीड के वजह से। तो ऐसे क्या क्या हुआ? ऐसे करके हमारे यहाँ एक्सटिंक्शन स्टेलर कव, सी कव हो गया, और पैसेंजर पिजियन। मेनली ओवर एक्सप्लॉयटेशन से कौन सा एनिमल्स अफेक्ट हो गए? स्टेलर सी कव और पैसेंजर पिजियन, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी हम लोग क्या करें? ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ मेराइन फिश। हार्वेस्टिंग माने क्या? ट्रैप डाल के इतना फिश पकड़ लेना और लाना, बहुत सारे फिश को नेट में पकड़ लेके लाना। उससे क्या हो रहा है? हमारा कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज में कम होता जा रहा है ये भी। नेक्स्ट रीजन जाएंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट रीजन है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एलियन माने क्या? वो एरिया के लिए जो भी नया होता है उसको एलियन बोलते हैं। नहीं कि वो मार्स से आया या जुपिटर से आया, यहाँ का मीनिंग वो नहीं है। एक एरिया में जब भी कोई नई जानवर या नया प्लांट को डालते हैं, उसको एलियन बोलते हैं। व्हेन एलियन स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी हैबिटेट, सो वो क्या करता है? वो एलियन स्पीशीज वो अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, उसको बोलते हैं मे टर्न इन्वेसिव। एंड वो जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ का लोकल स्पीशीज, लोकल प्लांट्स वो डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज इंडिजिनस स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए हम जाएंगे द नाइल पर्च। ये क्या है? ये फिश है, ये फिश है। तो इसको क्या किया उन्होंने? सी में डाला। तब क्या हो गया? जब इसको इंट्रोड्यूस किया वो ओशन में, तब 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश वेर नॉट देयर। इतना फिश क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, जब इसको ये एलियन हो गया अभी नाइल पर्च। ऐसे ही अफ्रीकन कैटफिश, ये इंडिया में भी बहुत हो रहा है। ये इसका नाम है क्या? क्लैरियस गैरीएपिनस। इसको जब इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा नॉर्मल कैटफिश, लोकल का जो भी फिश होता है,
वो कम हो जाता है। ये लोकल फिशेस को खा भी लेता है और लोकल नॉर्मल कैटफिश फिशेस सब कम हो जाता है। तो ये सब एलियन स्पीशीज का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स है पार्थिनियम, लैंटेना, वाटर हायासिंथ। आपको मालूम है वाटर हायासिंथ बंगाल टेरर, आपको याद होगा। नेक्स्ट, को एक्सटिंक्शंस माने क्या है? व्हेन वन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट अनदर स्पीशीज एसोसिएटेड विथ आल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। माने जब भी कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है उसके साथ जो भी स्पीशीज है कनेक्टेड वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल है ऐसा, जब कोई फिश एक्सटिंक्ट होगा उसके इंटेस्टाइन में जो भी पैरासाइट्स वो सब पला होगा वो सभी भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, म्यूचुअलिज्म। इसके लिए मेरा वीडियो म्यूचुअलिज्म देखा तो भी ये अंडरस्टैंड होता है। वहाँ पे प्लांट और पॉलिनेटर्स है, लाइक फिग ट्री और वैस्प। अगर फिग ट्री एक्सटिंक्ट हो गया तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ वैस्प भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लांट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म।